धन्यवाद डॉक्टर विक्रम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा गांधी एंड वी फाइंडिंग द कनेक्ट लेक्चर श्रृंखला के संदर्भ में आज गांधीयन थॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विषय पर विशेष व्याख्यान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबसे संबद्ध मैडम इला गांधी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक द्वय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर भूमनाथ और प्रोफेसर नवीन शर्मा जी जो इसे देखते हैं। वस्तुतः आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध सभी महानुभाव देवियों सज्जनों, विशेष करके आज मैं हम सबके साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध और आज के समय में, विशेषकर आज की तारीख में गांधी जी पर बोलने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और आधिकारिक वक्ता मैडम इला गांधी जी, आपका विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत, मेरी ओर से विशेष स्वागत और आमंत्रण। जब कभी आप पधारें इस देश में तो इस विश्वविद्यालय में आप जरूर आएं, अस्थायी आमंत्रण आपके लिए। गांधी जी पर निश्चित रूप से आपके विचार सत्य आधारित और गांधी जी के सिद्धांत के यथार्थ को प्रदर्शित करने वाले विचार के रूप में सुने जाएंगे, क्योंकि आपका सीधा संबंध अनुभव, अध्यात्म, ज्ञान और क्रिया चारों का समन्वय गांधी दर्शन को बनाता है। तो ऐसे गांधी दर्शन पर बोलने के लिए आपसे बेहतर व्यक्तित्व तो कोई नहीं हो सकता। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आप इस कार्यक्रम में जुड़े और इसके लिए प्रोफेसर नवीन शर्मा को बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत मंगल कामनाएं। जब भी हम लोग गांधी जी के बारे में विचार करते हैं तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का ध्यान स्वाभाविक रूप से जेहन में आता है। गांधी को गांधी बनाने वाला देश अगर कोई है तो निश्चित रूप से अफ्रीका ही है। अपने भारत में आरंभिक शिक्षा पूरा करने के बाद, इंटरमीडिएट के बाद बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए गांधी जी। वहाँ से यह शिक्षा पूरी कर उपाधि प्राप्त कर 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले 2 साल भारत में रहे। 1891 से लेकर 2 साल तक बॉम्बे में उन्होंने प्रैक्टिस किया और इंग्लैंड जाने से पहले की स्थिति और इंग्लैंड से वापस लौटने की बाद स्थिति में एक कड़ी है जो जुड़ती है और उनके चिंतन को बनाती है। इंग्लैंड जाने के पूर्व उन्होंने जैन धर्म के 3 सिद्धांत मानने का संकल्प लिया। मद्य, मांस और मैथुन से दूरी रहने का व्रत, और यही उनके उन्नयन का कारण बना इंग्लैंड में, जहाँ फिर गीता के दर्शन से प्रभावित हुए और गीता का आलोक लेकर इंग्लैंड की शिक्षा प्राप्त कर भारत में लौटे। यह संजोग था कि 2 वर्ष की प्रैक्टिस के बाद ही 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक केस के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यहीं से गांधी के गांधीत्व की यात्रा आरंभ होती है। वहां पहुंचने के बाद भारतवंशियों की दशा उन्होंने देखा, उसमें सुधार के लिए जो प्रयास हो सकता है वह किया और इस क्रम में उनकी यात्राएं हो रही थीं। उसी यात्रा में एक बार वह ट्रेन में बैठकर प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, लेकिन सहयात्री अंग्रेजों ने उनका प्रथम श्रेणी में बैठना उचित नहीं समझा और उन्हें विवश किया कि वह वैन कंपार्टमेंट में जाकर बैठे। गांधी जी जब सहमत नहीं हुए तो उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाना पड़ा और यहीं फिर गांधी ने संकल्प लिया। गांधी के गांधी बनने की यात्रा पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से आरंभ होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में
कुछ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक संकल्प भगवान शिव का है। भगवान राम की यात्रा में माँ सती ने जब राम की परीक्षा ली और शिव को इसका बोध हुआ कि उन्होंने सीता का रूप धारण किया, तो उन्होंने संकल्प लिया, शिव संकल्प की मन माही यह तन सती भेंट अब नाहीं, कि सती के इस तन से अब शिव की मुलाकात संभव नहीं है। बाद में माँ पार्वती ने संकल्प लिया, बरऊं तो शंभु न रहूं कुमारी। आगे एक और संकल्प हुआ, भीष्म ने लिया महाभारत में, आज जो हरिहीन शस्त्र घाई हों, शांतन सुत न कही हों। और चौथा संकल्प लिया चाणक्य ने कि अगर नंद वंश को साम्राज्य विहीन नहीं कर दिया, सत्ता से बाहर नहीं किया, तो चाणक्य अपनी चोटी नहीं बांधेगा। और पांचवा दुनिया का सबसे बड़ा संकल्प आज की दुनिया का, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद गांधी ने संकल्प लिया। इस अंग्रेजों ने हमें ट्रेन से उतारा प्रथम श्रेणी से। आज गांधी संकल्प लेता है कि जो दुनिया का सिंहासन है, साम्राज्य है, जिस पर बैठने का अभिमान है अंग्रेजों को, अगर उस सिंहासन से अंग्रेजों को नहीं उतार लिया तो फिर यह गांधी गांधी नहीं। वहीं से गांधी बनने की यात्रा आरंभ हुई। 1904 से 14 तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ भारतवंशियों और एशिया से गए हुए लोगों के पक्ष में बहुत सारे आंदोलन किए। वहीं से सत्याग्रह का श्री गणेश हुआ। फिर 1914 में वापस लौटे और यहाँ से उनके जीवन यात्रा का दूसरा चरण अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन, और 1947 में अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना पड़ा और क्रमशः दुनिया के सभी देश जो उनकी अधीनता में थे वह स्वतंत्र होते गए। अर्थात अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समापन का जो संकल्प गांधी ने पीटर मारिट्सबर्ग में लिया दक्षिण अफ्रीका में, वह संकल्प आकर हिंदुस्तान में गांधी ने पूरा किया। इसलिए गांधी गांधी है। जो संकल्प ले उसको सिद्धि तक ले जाए, जो संकल्प ले वह मानवता के पक्ष में, जो संकल्प ले वह अतिताइयों के विरुद्ध, आक्रामकों के विरुद्ध, शोषकों के विरुद्ध, हंसकों के विरुद्ध यह संकल्प होता है। और इसलिए गांधी संकल्प वीर कहे जाते हैं और हद दर्जे के हठी कहे जाते हैं। जहाँ तक संकल्प का प्रश्न है कि प्राण रहे ना रहे, लेकिन मानवता के उद्धार के लिए जो लिया जाने वाला संकल्प है, इससे गांधी पीछे नहीं हटेगा। एक संकल्प गांधी ने और लिया। जब चंपारण में गांधी जी भ्रमण कर रहे थे इस राष्ट्र में आंदोलन की श्रृंखला में, तो वहां घूमते हुए एक गांव में गए और वहां जब शाम का समय हो गया बैठे थे, कोयल दी उस गांव का नाम है, तो सब लोग मिलकर जाने लगे। बाद में एक देवी मिलने आई, बुढ़िया देवी। उसने कहा, बाबा, युवा काल में ही गांधी अपने विचारों के कारण, व्यवहार के कारण बाबा कहे जाने लगे थे। उसने कहा, बाबा थोड़ी देर आप बैठिए, एक महिला और आएगी, जब आपका दर्शन कर लेगी उसके बाद आप चले जाना। गांधी बैठ गए यह सोच के कि इस महिला के आग्रह में कुछ होगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरी महिला आई, वह युवा थी और उसने प्रणाम करने के बाद कहा कि बाबा अब आप जा सकते हैं। गांधी ने पूछा, बेटी ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे पहले जो देवी आई थी वो कौन थी? तो उस महिला ने कहा, बाबा मैं जो पहले देवी आई थी बुजुर्ग, मैं उनकी बहू हूँ, वो मेरी सास थी। गांधी ने पूछा, दोनों साथ क्यों नहीं आए? तो उस महिला ने जवाब दिया, गांधी बहुत कम जगह रोते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोयल दी गांव में गांधी रोए। उस महिला ने जवाब दिया कि हम दोनों के पास इस घर में एक ही ऐसा कपड़ा है जिसे हम पहनकर बाहर निकल सकते हैं। पहले वह कपड़ा पहन के आई थी, वही कपड़ा पहन के हम आए। गांधी फूट फूट के रोए। और हिंदुस्तान का संकल्प जो गांधी ने लिया कि गांधी जब तक इस देश के लोगों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं होंगे, एक ही वस्त्र धारण करेगा। आप लोग गांधी जी की तस्वीर में देखते होंगे, एक ही धोती गांधी पहनते हैं, उसी से अपना शरीर भी ढकते हैं। वहीं से चरखा आंदोलन का श्री गणेश हुआ।
कि गांधी सूत कातेगा, वस्त्र बनाएगा, और वह चरखा उनके स्वातंत्र आंदोलन का प्रतीक बना, वस्त्र उद्योग का आधार बना, और आज हम दुनिया का श्रेष्ठतम वस्त्र हिंदुस्तान में बनाते हैं। यह संकल्प है गांधी का। आज के दौर में जो गांधी के विचारों की उपादेयता है वह विशेष रूप से ध्यातव्य है। कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वह चीज़ सिखाया जिसके लिए गांधी आग्रह करते रहे। संतोष, संयम, सहयोग, सहिष्णुता, स्वावलंबन, यह गांधी का संदेश था, जिसे कोविड-19 ने फिर सिखा दिया कि हमें जीवन पथ पर चलने के लिए बहुत अधिक भौतिकवादी वृत्तियों में रुचि नहीं लेना। भौतिकता का कोई अंत नहीं है, आध्यात्मिकता में अस्थायित्व है, और यह हमारे मानव मूल्यों का विकास करता है। गांधी हमेशा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देते थे, जिसके दो आयाम हैं, सत्य और अहिंसा। आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा उपादेयता है। संतोष बहुत बड़ी चीज़ है। गांधी ने कहा कि प्रकृति ने हमें जीवन यापन करने के लिए बहुत कुछ दिया है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने का विधान प्रकृति के पास है, लेकिन हमारे लोभ की पूर्ति का समाधान किसी के पास नहीं है। इसलिए बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। हमें मानकर चलना चाहिए कि जो प्रकृति ने दिया है हम उसका उपभोग करें, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम देकर जाएं। हम प्रकृति के भक्षक नहीं हैं, हम प्रकृति के रक्षक हैं, और इस धरा पर जो कुछ भी है उसके हम संरक्षक हैं। यह भाव रक्षक और संरक्षक का गांधी जी का सिद्धांत था, प्रकृति से सामीप्य का, जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संयम होना चाहिए। हम बहुत अधिक सुख सुविधाओं की लालसा ना करें। कोविड-19 ने समझा दिया कि जो सुविधा के साधन हैं आज के दौर में उनका कोई अर्थ नहीं रह गया। आपके पास अनेक गाड़ियां हैं, आप यात्रा नहीं कर सकते। आपके पास अनेक घर हैं, सब जगह नहीं जा सकते। आपको सहयोग संबल आपके परिवार से मिलेगा। संपत्ति का संग्रह किसी काम का नहीं है, इसीलिए गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि आप संपत्ति का सृजन कर सकते हैं, उसका संरक्षण करिए। आप केवल अकेले उसके भोग करता नहीं है, वह सबके लिए है। इसलिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी का आज के लिए संपत्ति के संदर्भ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वस्तुतः यह ईसावास्योपनिषद से निःसृत सिद्धांत है, जिसका गांधी बार बार आग्रह करते हैं। इस तरह संयम, सहयोग, समन्वय, सदाशयता, संवेदनशीलता, प्रकृति से सामीप्य और सहिष्णुता गांधी का सिद्धांत आज के दौर में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, जिसमें सारा दर्शन उनका समाहित है कि अगर आज हमें मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होना है, गांधी एक समर्पित व्यक्तित्व का नाम है, तो हमें 7 प्रकार के दोषों से मुक्त रहना चाहिए, जिसे गांधी महापाप कहते हैं। पहला, वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम किए, परिश्रम के बिना संपत्ति अर्जन पाप की तरह है। अर्थात हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म की महत्ता जो गीता में है, गांधी बार बार आग्रह करते हैं। और आज के दौर में जो हमारी नई शिक्षा नीति है, पहली बार इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर पर भी बल दिया गया है। जो शिक्षा नीति में मौलिक शिक्षा है वह गांधी की बुनियादी शिक्षा के समीप है। तो बहुत कुछ आज हम गांधी के चिंतन से लेकर चल रहे हैं। दूसरा सिद्धांत था प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, नैतिकता विहीन सुख आनंद। अंतर विवेक का प्रयोग करना चाहिए आनंदानुभूति के लिए। वस्तुतः विवेक ही आनंद है, इसीलिए हमारे यहाँ एक मनीषी विवेकानंद कहे गए, क्योंकि जिसमें विवेक होगा, अंतर विवेक होगा, अंतर मानस से जो सुख की अनुभूति करेंगे, इसमें दूसरों के लिए पीड़ा का स्थान नहीं होगा। गांधी पर पीड़ा के घोर विरोधी हैं। ये गांधी का दूसरा सिद्धांत है जिस पर चलने का आग्रह करते हैं, और जो इस पर नहीं चलता वह पाप करता है, ऐसा गांधी जी की मान्यता है। तीसरा पाप जो उन्होंने उल्लिखित किया, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अगर आपके पास ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। ज्ञान में चरित्र निहित है, और चरित्र विस्तारित होता है, और चरित्र में वसुधैव कुटुंबकम का भाव होता है।
अपने पराये का भाव नहीं होता। अगर चरित्र नहीं है अपने पास तो व्यक्तित्व का कोई मोल नहीं है, और अगर चरित्र है तो आप चाहे जैसे भी हों आप अनमोल हैं। तो इसलिए गांधी ने हमेशा चरित्र पर बल दिया कि व्यक्ति के अंदर चरित्र होना चाहिए। यही चरित्र संकल्प के लिए शक्ति देता है और वही शक्ति हमें सिद्धि की ओर ले जाती है। चौथा पाप जो गांधी ने कहा, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, व्यापार में नैतिकता नहीं है तो पाप की तरह है। इसलिए व्यापार और वाणिज्य में नैतिकता होनी चाहिए। आप लाभ लोभ को ध्यान में रखिए, सिर्फ उस सीमा तक जिससे आपका अहित नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर लोभ और लाभ करते हैं तो आप अनैतिकता से युक्त होंगे, और अनैतिकता सदैव घातक होती है। इसलिए इसका निरंतर ध्यान रखना चाहिए। पांचवा जो उन्होंने कहा कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये एक पाप है। मनुष्यता विहीन विज्ञान बहुत बड़ा पाप है। और विशेष करके जो दो आयोजक हैं इसमें, प्रोफेसर नवीन शर्मा जी और प्रोफेसर भूमनाथ जी, संजोग से दोनों विज्ञान के हैं, वह जानते होंगे कि विज्ञान की उपलब्धियां मानवता के उन्नयन के लिए हैं। हमारे पड़ोस में एक विस्तारवादी आकांक्षा रखने वाला राष्ट्र है, जिसकी प्रयोगशाला से ऐसा प्रयोग हो गया कि पूरी दुनिया की मानवता आज कष्ट में है, संत्रास में है। तो यह घोर पाप है, और इस पाप का फल भी मिलता है जो शीघ्र उस देश को मिलने वाला है। एक पाप उन्होंने कहा, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, आप आराधना करते हैं और त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, तो फिर इस आराधना का कोई फल नहीं है। आप ईश्वर को समझौते में ना बांधें, आप समर्पण भाव रखें, ईश्वर में समर्पित होंगे, त्याग करेंगे तो ईश्वर की कृपा मिलेगी। और आखिरी आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत विहीन राजनीति उचित नहीं है। इसलिए गांधी ने बार बार इस पर आग्रह किया। और राजनीति में सिद्धांत है तो अहिंसा और टकराव के लिए स्थान नहीं है, मतभेद हो सकता, मनभेद के लिए स्थान नहीं है। आज की दुनिया में बहुत सारी समस्याओं के समाधान का जो श्रेष्ठतम उपाय है वह है अहिंसा, जिस पर गांधी जी आजीवन चला करते थे। इसीलिए कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो आज दुनिया में सर्वत्र पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय अहिंसा बताया गया है। अहिंसा जो सहयोग पर आधारित है, शांति पर आधारित है, सदाशयता पर आधारित है, और बर्दाश्त करने की क्षमता पर आधारित है, क्षमाशीलता पर आधारित है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा में कहा गया अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। गांधी निरंतर इसका विस्तार करते हैं, इसका प्रसार करते हैं। इसलिए गांधी जी शाश्वत महामानव हैं, मानवता के कल्याण के लिए इस धरा पर मानवीय अग्रदूत हैं, जिनके माध्यम से मानवता को तमाम अभावों से, जड़ताओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे गांधी जी को नमन, और विशेष नमन मैडम इला गांधी जी को, जिनकी वाणी से आज हम सभी गांधी दर्शन के बारे में वह सब कुछ जान सकेंगे जो अभी तक नहीं जान सकेंगे। एक बार पुनः मैडम इला गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से मैं नमन करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सबकी कुशलता के लिए मैं अपनी सभी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।